नमस्कार छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे सी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अवयवों की अर्थात एलिमेंट्स ऑफ सी की। इस लेक्चर के दौरान हम कैरेक्टर सेट्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर के दौरान कैरेक्टर सेट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, उन आइडेंटिफायर से रिलेटेड जो नेमिंग रूल्स हैं उनके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट्स के साथ में कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। किसी भी भाषा में जब भी हम उसको लिखना पढ़ना चाहते हैं उस समय हम देखते हैं कि उसमें विभिन्न अवयव होते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदी की भाषा करता हूँ तो वहाँ हम ए आई इनकी बात करते हैं, कै ख ग घ इन सब चीज़ों की बात करते हैं। इसी प्रकार जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसी प्रकार सी भाषा के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर सेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जिनका प्रयोग सी भाषा के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज बोलनी ज़रूरी होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिसको ह्यूमन रीड कर सके और उनको तत्पश्चात एक मशीन कोड में कंपाइलर की सहायता से कन्वर्ट किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में प्रयुक्त होने वाले कैरेक्टर सेट्स की यदि हम बात करें तो उसमें ये विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। लोअर केस अर्थात में जिसको हम स्मॉल ABCD बोलते हैं, उसमें ए से लेकर जेड तक के जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं। अपर केस की बात करें तो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। डिजिट्स का प्रयोग किया जा सकता है 0 से लेकर 9 तक या इनसे मिलकर बनने वाली किसी भी संख्या की बात करें। स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें नॉट, @ हैश, डॉलर, परसेंट एट्सेट्रा इस प्रकार के कई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें अंडरस्कोर भी है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वाइट स्पेसेस की बात करें तो जब भी हम वाइट स्पेसेस की बात करें तो न्यू लाइन कैरेक्टर हो सकता है, स्पेस हो सकता है, इस टाइप के वाइट स्पेसेस भी हो सकते हैं और इन्हीं सब से मिलकर एक सी भाषा का प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का तात्पर्य है कि किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले स्पेसिफिक वर्ड्स जिनका प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है, ये बोलना चाहिए जिनका एक स्पेसिफिक यूज़ है। जैसे कीवर्ड्स की बात मैं करूं तो यहाँ पे कीवर्ड्स वे वर्ड्स हैं जिनका अभिप्राय, जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। अर्थात यदि मैं उन कीवर्ड्स का प्रयोग करूंगा अपने प्रोग्राम में कहीं भी तो उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा, उनका एक विशिष्ट मतलब होगा, अर्थ होगा। इन कीवर्ड्स का प्रयोग कभी भी वेरिएबल नेम्स की तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हम उनका प्रयोग एक कीवर्ड की तरह, एक वेरिएबल नेम की तरह करेंगे, इसका तात्पर्य है कि हम उनको एक नया मतलब या नया अर्थ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कीवर्ड्स का प्रयोग कभी भी किसी वेरिएबल नेम के लिए नहीं किया जा सकता। आगे हम देखेंगे कि यही रीज़न है कि आइडेंटिफायर्स में कीवर्ड्स को प्रयोग नहीं किया जा सकता। सी भाषा की यदि हम बात करते हैं तो अन्य भाषाओं की तरह सी भाषा में भी कुछ कीवर्ड्स हैं। यदि हम C++ की बात करें वहाँ भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जावा की बात करें वहाँ भी कुछ कीवर्ड्स हैं। उसी प्रकार सी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ सी भाषा में कुल मिलाकर 32 कीवर्ड्स होते हैं। वो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ जो लिस्ट है आप देख सकते हैं। इनमें जो कीवर्ड्स हैं मुख्यतया ऑटो की मैं बात करूँ, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे रजिस्टर की, एक्सटर्न की बात करता हूँ, ये सब क्या हैं? ये कहीं ना कहीं स्टोरेज क्लास हैं जिनका हम आगे हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। इसी प्रकार मैं ब्रेक की बात करूँ, कंटिन्यू होगा यहाँ पे, मैं इस कंटिन्यू की बात करूँ, ये हम जब लूप्स की बात करेंगे या ब्लॉक्स की बात करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। केस की बात करूँ तो स्विच केस के अंदर यूज़ होते हैं, कैरेक्टर्स हैं या फिर इंटीजर है, ये डेटा टाइप्स हैं जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। यदि हम बात करें शॉर्ट की, वो भी बिल्ट इन डेटा टाइप है। ये जो डेटा टाइप्स हैं वो साइंड या अनसाइंड हो सकते हैं यदि मैं इंटीजर की बात करता हूँ सामान्यतया। इसी प्रकार
कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जैसे स्ट्रक्ट है, यूनियन है, ये सब, या इनम भी होगा यहाँ पे एक, यदि ये देखिएगा यहाँ पे इनम है, ये सब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के प्रकार हैं। तो हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम्स के दौरान कि इन कीवर्ड्स का क्या प्रयोग है और इनका किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो एक बार हम फिर इनकी स्टडी कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 32 कीवर्ड प्रोग्राम में यूज़ यदि किए गए हैं तो उस प्रोग्राम में उन कीवर्ड्स का एक विशिष्ट अर्थ है, और हम किसी भी वेरिएबल को कीवर्ड्स का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि कीवर्ड्स का नाम देने का मतलब है कि हम उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय आपका प्रोग्राम एरर देगा। यहाँ देखिए ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, कॉन्स्ट है, दैट इज कांस्टेंट, कंटिन्यू है, डिफ़ॉल्ट है, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लॉट, फोर, गो टू, इफ, एंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल एंड वाइल, ये सारे के सारे सी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कीवर्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। अभी अभी आपने देखा होगा जब हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे तो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो वेरिएबल्स को नाम दिया जाता है वो भी आइडेंटिफायर ही है। तो आइडेंटिफायर का क्या तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी फंक्शन को अथवा किसी भी वेरिएबल को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो नाम ही कहीं ना कहीं उसका आइडेंटिफायर। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि सी भाषा में यदि हम किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं या किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में उन्हें जो नाम दिया जाता है वह नाम ही आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, अर्थात आइडेंटिफायर्स को क्या नाम दिए जा सकते हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं। लेकिन उससे पहले हम आइडेंटिफायर के लिए जो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है कि जो भी हम आइडेंटिफायर नेम दे रहे हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जांपल द्वारा मैंने दिखाया है कि यदि मैं बात कर रहा हूँ इस दीपक की, यहाँ दीपक की और यहाँ दीपक की, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में हैं। यहाँ सेंटेंस केस है अर्थात कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का मिक्सअप है, यहाँ पे सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में। तो ये तीनों जो दीपक हैं, ये दीपक, ये दीपक और ये दीपक, ये तीनों जो नाम हैं अलग अलग आइडेंटिफायर या अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, अलग अलग वेरिएबल के बारे में बताएंगे। दूसरी जो चीज़ है कि ये उसकी लेंथ क्या हो सकती है। जब भी हम एक वेरिएबल को या फंक्शन को कोई आइडेंटिफायर नेम दे रहे हैं जिसके द्वारा उसको पहचाना जाए, वो नेम दे रहे हैं, उस नेम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 32 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। 32 के आगे अगर आप उसको कोई बड़ा नाम देते हैं तो कंपाइलर केवल उन 32 जो अल्फ़ाबेट्स या स्पेशल सिंबल्स या जो भी अंडरस्कोर इस टाइप की चीज़ें हैं या डिजिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बने जो 32 अल्फ़ा न्यूमेरिक जो हैं उनको ही कंसीडर करेगा, उसके अलावा आगे की चीज़ को कंपाइलर इग्नोर कर देगा। तो इसके बाद में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफायर के लिए रूल्स क्या हैं। तो आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स की यदि हम बात करें तो एक आइडेंटिफायर कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है, अर्थात किसी अल्फ़ाबेट या किसी न्यूमेरिक वैल्यू या डिजिट से मिलकर बना हुआ कोई भी वर्ड एक आइडेंटिफायर हो सकता है। ये एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और सेट ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन पुनः ध्यान रखें कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 32 तक ही हो सकती है। उसके आगे अगर आप यूज़ करोगे तो उसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा या उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। साथ ही साथ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के साथ साथ इसमें जो दूसरी चीज़ें हमें अलाउड है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल सिंबल अलाउड है, वो है अंडरस्कोर, अर्थात इस अंडरस्कोर के अलावा को यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी यूनिक। यूनिक मतलब एक ही प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम में आइडेंटिफायर दो अलग अलग जो आइडेंटिफायर्स हैं या दो अलग अलग वेरिएबल हैं उनके नेम सेम नहीं हो सकते। दोनों वेरिएबल को अलग अलग नेम देना पड़ेगा, अर्थात उन दोनों की आइडेंटिटी अलग होगी, अर्थात दोनों का आइडेंटिफायर नेम भी अलग होगा। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी फंक्शन या वेरिएबल को कोई नेम दे रहे हैं, कोई आइडेंटिफायर नेम दे रहे हैं, तो जो पहला कैरेक्टर है वो एक डिजिट नहीं हो सकती है,
वो या तो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो या कैपिटल लेटर्स में हो, अथवा एक अंडरस्कोर साइन भी नेम की स्टार्टिंग में अलाउड है। लेकिन पुनः दोहरा रहा हूँ कि डिजिट नेम की या आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होगी। यदि किसी भी आइडेंटिफायर नेम में डिजिट है अर्थात वो एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, अर्थात वो स्वीकार्य नहीं है। तीसरे रूल की अगर हम बात करते हैं, यू कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। यदि मैं कीवर्ड्स की बात करता हूँ, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, किसी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, उनमें से किसी भी कीवर्ड को हम एक आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं ला सकते, क्योंकि उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है कंपाइलर के पास में। कंपाइलर के सामने जब भी वो कीवर्ड्स आते हैं, कंपाइलर उनके अनुसार ही कार्य करता है। लेकिन यदि हमने आइडेंटिफायर्स को भी कीवर्ड का नाम दिया, अर्थात हम उनको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कंपाइलर स्वीकार नहीं करेगा। इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, अर्थात एक जो आइडेंटिफायर है उस आइडेंटिफायर के अंदर एक वाइट स्पेस या स्पेस, सिंपल भाषा में बोलें तो स्पेस नहीं हो सकता। हम एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको देखेंगे। अर्थात यदि मैं कोई भी आइडेंटिफायर नेम दे रहा हूँ तो उसमें कोई स्पेस नहीं होगा, अंडरस्कोर का यूज़ किया जा सकता है। आइडेंटिफायर कांट हैव एनी स्पेशल सिंबल, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि अंडरस्कोर के अलावा अन्य कोई भी स्पेशल सिंबल आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमने पहले ही देखा था कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, अर्थात अगर मैं स्मॉल लेटर्स में एक नेम लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दीपक का लिया था, एक मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ और एक कैपिटल और स्मॉल का मिक्स लिख रहा हूँ, तो तीनों अलग अलग कंसीडर होंगे। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के। तो हमने सबसे पहला, जब वैलिड आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले लिया एज। एज क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई स्पेस या वाइट स्पेस नहीं है। तीसरी चीज़, इसमें कोई भी ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अर्थात जो एज है वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। इसी प्रकार X25 की बात करते हैं। X25 में भी क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं, अर्थात ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई वाइट स्पेस है और ना ही ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। डिजिट इसमें अंत में जरूर है, अर्थात पहले अल्फ़ाबेट है और उसके बाद में डिजिट है, इसलिए ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर। क्वालिटी अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर फूड, क्वालिटी अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर फूड, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर कोई डिजिट होती वो डिजिट भी हो सकती थी, और अंडरस्कोर हैं और कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, अर्थात अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यू या डिजिट्स या अंडरस्कोर, ये तीनों अलाउड होते हैं। और साथ ही साथ इसमें कोई भी डिजिट स्टार्टिंग में नहीं है, इस पूरे के अंदर कोई भी वाइट स्पेस नहीं है, अर्थात ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। फोर्थ है जिसके अंदर हमने देखा है स्मॉल लेटर भी है, दैट इज अंडरस्कोर होम। इसके अंदर अंडरस्कोर भी है, स्पेशल सिंबल, स्मॉल लेटर्स भी हैं और कैपिटल लेटर M भी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है, वो शुरू में भी आ सकता है और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स भी किसी आइडेंटिफायर में अलाउड है। नेक्स्ट जो मैंने लिखे हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर के कुछ एग्जांपल लिखे हैं। तो इनवैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा है 1 के आगे ST लगाया यानी फर्स्ट। तो इस 1 के आगे ST लगाने का मतलब है कि ये जो नाम है एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों है इनवैलिड? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, डिजिट से हो रही है। जैसा हमने इस रूल में पढ़ा था, पहले हमने डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर है जो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, शायद मैं इसमें रूल लिखना भूल गया हूँ। एनीवे, नेक्स्ट जो है आइडेंटिफायर रूल है फूड एट होम। ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि फूड है वो भी अलाउड है, होम है वो भी अलाउड है, लेकिन जो एट द रेट है वो एक स्पेशल सिंबल है और C जो लैंग्वेज है वो आइडेंटिफायर के तौर पर एट द रेट साइन को अलाउ नहीं करती है। नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या है? एक स्मॉल लेटर्स में लिखा गया नेम है, नेम आइडेंटिफायर है, लेकिन
ये एक कीवर्ड है जो कि हमने 32 कीवर्ड पहले डिस्कस किए थे, उनमें से एक कीवर्ड है। यदि मैं इसको एक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करने की कोशिश करूँगा, अर्थात मैं उसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ और कंपाइलर उस समय एक एरर मैसेज दे देगा। नेक्स्ट है माई स्पेस एज। यहाँ माई स्पेस एज का मतलब क्या है, माई है, उसके बाद में एक वाइट स्पेस है और फिर एज लिखा है, तो मैं इसको सिंगल आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वाइट स्पेस है, और जब भी वाइट स्पेस होगा अर्थात वह एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की कि सी में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि डेटा टाइप्स इन सी रेफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी तक हमने बात की थी फंक्शंस की और वेरिएबल्स की कि जी फंक्शन या वेरिएबल को हमें एक नेम देना होता है, लेकिन वो फंक्शन या वेरिएबल है वो किस प्रकार का फंक्शन है, उसका प्रकार क्या है, वो एक इंटीजर के लिए यूज़ हो रहा है, वो एक कैरेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, या वो एक दशमलव संख्या के लिए यूज़ हो रहा है। इसके आधार पर हम सामान्यतया अलग अलग टाइप्स उसके डिफाइन करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं या फंक्शंस यूज़ किए हैं। तो इनका कैटेगराइजेशन या इनका वर्गीकरण हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, डेटा टाइप एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा जो भी वेरिएबल या फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं उसके प्रकार को हम बता पाते हैं कि वो किस प्रकार के हैं। कोई भी फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या कोई भी वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। कोई वेरिएबल एक पूर्णांक को होल्ड कर रहा है, एक दशमलव भिन्न को होल्ड कर रहा है, या एक कैरेक्टर को या अल्फ़ाबेट को होल्ड कर रहा है। इसी प्रकार कोई फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पूर्णांक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक दशमलव भिन्न रिटर्न कर रहा है, या वो एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है, द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज। साथ ही साथ जो टाइप होते हैं उनके द्वारा हम ये भी बता पाते हैं कि जिन भी वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे वो वेरिएबल मेमोरी में कितना स्थान अधिग्रहित करते हैं या कितना स्थान घेरते हैं। जैसे कि हर एक जो डेटा टाइप है उन हर एक डेटा टाइप का अलग अलग आकार हो सकता है उनके प्रकार के आधार पर। तीसरा जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि डेटा टाइप का प्रयोग हम सी की लैंग्वेज के अंदर क्यों करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या उपादेयता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो है कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका प्रकार क्या है। दूसरा जो यूज़ है कि कोई भी फंक्शन है वो किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने के बारे में हम आगे अपनी यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तीसरी जो चीज़ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय अ फंक्शन, कि फंक्शन जो होते हैं उनमें रिटर्न टाइप होता है, साथ ही साथ एक आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट होती है। तो उस फंक्शन किस प्रकार के आर्गुमेंट्स ले सकता है वो भी डेटा टाइप्स के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। तो इसके बारे में फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है और जो आर्गुमेंट लिस्ट है इसके बारे में हम फंक्शन यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। जो चौथा पॉइंट है वो ये बता रहा है कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर मैं साधारण वर्गीकरण की बात करूं तो वहाँ 3 प्रकार के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। पहले हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन यानी जिनका मतलब ऑलरेडी सी कंपाइलर के पास डिफाइंड है, या ये बोलें कि जो सी के अंदर पहले से बने हुए हैं, इनबिल्ट हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। इनमें सामान्यतया 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली होती है इंटीजर टाइप, जिसमें हम या कैरेक्टर टाइप की दोनों की बात कर सकते हैं। दूसरी होती है फ्लोटिंग टाइप, और तीसरे होते हैं वॉइड टाइप के बारे में। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है डिराइव्ड टाइप। डिराइव्ड मतलब जिनको इन जो इनबिल्ट हैं या बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स हैं उनकी सहायता से जिनको डिराइव किया गया है, जो उन्हीं से मिलकर बने होते हैं। तो उस कैटेगरी में हम पुनः 3 डेटा टाइप्स को रख सकते हैं, जिनमें पॉइंटर्स हैं, रेफरेंसेस हैं और एरे है। तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात करते हैं, जिसके अंदर वे डेटा टाइप्स हैं जिनको यूज़र अपने अनुसार एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स का समूह भी हो सकता है, या यूज़र अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें मतलब उनका आकार डिफाइन कर सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स को। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर है, अनसाइंड कैरेक्टर है, इंटीजर है। ये देखिए कैरेक्टर है,
अनसाइंड कैरेक्टर है, इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। साइंड और अनसाइंड का मतलब है कि जब भी कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो साइन है वो प्रिजर्व्ड रहता है या नहीं रहता है। तो इसी के आधार पर इनकी जो रेंज है वो डिफरेंट हो सकती है, साइंड की और अनसाइंड की रेंज डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज साइज़ के बारे में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैरेक्टर्स के साथ में। कैरेक्टर्स सामान्यतः मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो रेंज -128 से +127 तक होती है। यदि मैं बात करूँ अनसाइंड कैरेक्टर की तो इसके अंदर जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है और ये भी मेमोरी में 1 बाइट ही ऑक्यूपाई करते हैं। अर्थात साइंड या अनसाइंड की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो उन दोनों केसेस में स्टोरेज साइज़ है उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन उनके द्वारा जो वैल्यूज़ ली जा सकती हैं या उनकी जो वैल्यू रेंज है वो डिफरेंट होगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी इंटीजर टाइप की। इंटीजर के अंदर भी दोबारा हमने 2 कैटेगरी लिए हैं, इंटीजर अर्थात साइंड इंटीजर और दूसरी है अनसाइंड इंटीजर। यदि इंटीजर की मैं बात करूं तो इसका जो आकार है वो कंपाइलर या मशीन डिपेंडेंट होता है। कुछ मशीन्स में इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है जबकि कुछ मशीन्स में इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। आजकल जो भी मशीन्स यूज़ हो रही हैं उनमें इंटीजर का साइज़, अगर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की बात करें तो जो इंटीजर है वो 4 बाइट लॉन्ग होता है या मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसी आधार पर इनकी जो रेंज है वो भी -32,768 से लेकर +32,767 यदि 2 बाइट है तो, और अगर 4 बाइट है तो -2147483648 से लेकर +2147483647 तक हो सकती है। अनसाइंड इंटीजर के केस में ये रेंज 0 से लेकर डबल हो जाएगी, यानी जो पहले थी उसकी डबल लगभग हो जाएगी। तीसरी जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट। शॉर्ट के केस में अगेन ये मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज -32,768 से लेकर +32,767, और यदि यही अनसाइंड है तो अनसाइंड के केस में यह रेंज 0 से लेकर 65,535 तक हो सकती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो लॉन्ग है। लॉन्ग के केस में एक इंटीजर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर सकता है। 4 बाइट अगर ऑक्यूपाई करेगा तो जैसा ऊपर लिखा था हमने इंटीजर की टाइम पे, जो नेक्स्ट रेंज थी -2147483648 से +2147483647 तक रेंज ले सकता है। अनसाइंड के केस में साइज वही 4 बाइट रहेगा, लेकिन रेंज है वो इस वाले के डबल हो जाएगी। ये तो थे सारे इंटीजर टाइप के। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात कर रहे थे वो थी फ्लॉट। फ्लॉट के केस में 3 विभिन्न टाइप्स हो सकते हैं। फ्लॉट हो सकता है, डबल हो सकता है और लॉन्ग डबल हो सकता है। फ्लॉट का मतलब वो मेमोरी में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, और जो लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका प्रिसीजन पॉइंट अर्थात दशमलव के बाद में कितने अंकों तक हम कोई संख्या लिखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इनकी बात कर रहा था तो ये सब क्या थे, पूर्णांक थे या इंटीजर के लिए यूज़ हो रहे थे। यदि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, फ्लॉट की, डबल की या लॉन्ग डबल की, तो ये सारे मैं दशमलव संख्याओं के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर फ्लॉट यूज़ किया है तो दशमलव के बाद 6 संख्याओं तक शुद्धता मापी जा सकती है, या हम जो संख्या लिखेंगे उसका जो शुद्धता होगी दशमलव के बाद 6 अंकों तक होगी। यदि मैंने डबल टाइप यूज़ किया है डेटा टाइप में तो जो दशमलव के बाद अंक होंगे उनकी शुद्धता 15 अंकों तक हो सकती है, और लॉन्ग डबल के केस में यही शुद्धता 19 अंकों तक हो सकती है। साइज़ भी इनका मैंने पुनः डिस्कस कर रहे हैं। फ्लॉट के केस में 4 बाइट, डबल के केस में 8 बाइट और लॉन्ग डबल के केस में मेमोरी में 10 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। इनकी रेंज है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, अर्थात 1.2 एक्सपोनेंशियल ई की पावर 38 से लेकर 3.4 ई की पावर 38 तक। यहाँ जो है -38 से +38 है पावर्स में। डबल में 2.3 ई की पावर -308 से लेकर 1.7 ई की पावर +308 तक रेंज हो सकती है। लॉन्ग डबल के केस में यही रेंज 3.4 ई की पावर -4932 से 1.1 ई की घात +4932 तक होती है, अर्थात इनके बीच में कोई भी वैल्यू ली जा सकती है।
तो ये थी बेसिक डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे या इनबिल्ट डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे। साथ ही साथ एक और बिल्ट इन डेटा टाइप जनरली कंसीडर किया जाता है, वो वॉइड होता है। इसको कई किताबों में एक अलग डेटा टाइप के रूप में मान्यता दी है और कईयों में इन्हें इनबिल्ट डेटा टाइप के रूप में मान्यता दी है। वॉइड जो टाइप होता है दैट इज स्मॉल, सिंपली ऐसा होता है VOID। तो किसी फंक्शन के साथ अगर वॉइड लिखा है अर्थात वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सामान्यतः वॉइड का प्रयोग फंक्शंस के साथ ही किया जाता है। पुनः दोहरा रहा हूँ, वॉइड का तात्पर्य है कि इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिराइव्ड टाइप्स की बात करते हैं। डिराइव्ड टाइप्स अर्थात जो इन बिल्ट इन टाइप्स की सहायता से डिराइव किया गया है, उसकी सहायता से बनाया गया है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी में हम एरेज को रख सकते हैं। एरेज के बारे में हम आगे पूरी यूनिट डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि एरे एक ही प्रकार के जो अवयव हैं उनका एक समूह है जिसको एरे कहते हैं। यहाँ लिखा है जैसा कि आइटम्स हैविंग होमोजीनियस वैल्यूज। क्लियर। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ है कि इसमें जितने भी अवयव हैं वो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस को कंसीडर करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर वो इंटीजर है तो पहला एलिमेंट अगर 1 लोकेशन पे है तो दूसरा 5 पे होगा, तीसरा 9 पे होगा, वो बाइट के आधार पे उनका। लेकिन जो उनकी मेमोरी लोकेशन होगी वो एडजेसेंट होंगी अर्थात पड़ोसी होंगी सभी। रेफरेंसेस की बात करें तो यदि हम फंक्शन पॉइंटर्स की बात करते हैं तो फंक्शन पॉइंटर अलाउ रेफरेंसिंग फंक्शंस विद अ पर्टिकुलर सिग्नेचर। एक पर्टिकुलर सिग्नेचर के साथ में वो फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस को अलाउ करता है। तीसरा है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स सी का एक शक्तिशाली फीचर है या एक पावरफुल फीचर है जिसकी सहायता से हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ है, ठीक है। या हमें मान लीजिए उसके एड्रेस में कोई मैनिपुलेशन करना है, कोई चेंज करना है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, उस समय हम पॉइंटर्स का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है डेटा टाइप्स की वो कैटेगरी है यूज़र डिफाइंड टाइप्स की। यहाँ पे इनको हम यूज़र डिफाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक यूज़र है वो अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें प्रकार और आकार और प्रकार दे सकता है, उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बना सकता है। इस कैटेगरी में सामान्यतया 3 डेटा टाइप्स को इंक्लूड किया जा सकता है जिनमें है स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशन। स्ट्रक्चर जैसे हमने एरे की बात की थी डिराइव्ड के अंदर, एरे एक ही प्रकार के अवयवों का समूह था, लेकिन स्ट्रक्चर या यूनियन की यदि हम बात करें तो ये दोनों ही विभिन्न प्रकार के अवयवों के समूह को दर्शाते हैं। अर्थात यदि हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप के रूप में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स को एक साथ रखना है, विभिन्न प्रकार के अवयवों को जिसमें इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, इन सबको एक साथ रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर के रूप में उसे डिफाइन करेंगे और फिर उनको आगे प्रयोग में लाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के द्वारा जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की गई है एक स्ट्रक्चर का, जो ये कह सकते हो आप इंस्टेंस है, वो उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। यदि यूनियन की बात करें तो यूनियन भी विभिन्न प्रकार के अवयवों का समूह है, लेकिन जब भी एक यूनियन का इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, उसका एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ या उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, वो जो उस पर्टिकुलर यूनियन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जिस एलिमेंट का आकार या जिस एलिमेंट के द्वारा मेमोरी में अधिकतम स्पेस लिया जाएगा उसके आकार के बराबर होगा। इन स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में हम अपनी जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इन्यूमरेशन की बात करें तो इन्यूमरेशन भी क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि विभिन्न जो स्ट्रिंग हैं उनको स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं यूज़ कर रहे हैं कलर्स के रूप में, ब्लू, ग्रीन और रेड, तीनों क्रमागत रूप से हैं, तो रेड अगर मैंने पहले नंबर पे लिखा है तो उसका मतलब 1 है, ब्लू दूसरे नंबर पे तो उसका मतलब 2 है और ग्रीन जहाँ भी यूज़ करूँगा उसका मतलब 3 है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को कांस्टेंट की जगह रखने के लिए हम स्ट्रिंग्स को इंटीजर वैल्यूज़ की तरह अगर हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हम इन्यूमरेशन का यूज़ करेंगे।
तो ये थी हमारे डेटा टाइप्स के बारे में। मैं पुनः एक बार डेटा टाइप्स को इन ब्रीफ समझा रहा हूँ। डेटा टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। इनबिल्ट, जिसके अंदर इंटीजर टाइप आते हैं, जिसके अंदर इंटीजर टाइप के अंदर पुनः कैरेक्टर आ गया, इंटीजर आ गया, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ये सब आते हैं। वो साइंड या अनसाइंड हो सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए थी। उस फ्लोटिंग टाइप में 3 आते हैं पुनः, फ्लॉट, डबल और लॉन्ग डबल। इनके साइज़ हमने डिस्कस किए ही थे। तो ये पहली कैटेगरी थी, वॉइड भी इसके अंदर हम रख सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी डिराइव्ड के अंदर हमने एरेज की बात की, रेफरेंसेस की बात की और पॉइंटर्स की बात की। तीसरी जो कैटेगरी है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन की बात की। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपने आने वाली यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।